हमारे साथ इस पूरे डिबेट में चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ इस पूरे डिबेट में होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेमचंद शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर टीना कर्णवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और साथ ही हमारे साथ निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक होंगे, अरविंद जयतिलक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस पूरे एनालिसिस पे? 2024 में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह ही खत्म नहीं हो रहा है। देखिए प्रीति जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको बिंदुवार एनालिसिस करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें 2024 के आम चुनावों की, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी पार्टी चुनाव दो वजह से जीतती है। या तो वो जो जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रति जनता की असंतुष्टि हो, जनता की नाराजगी हो, या जिसको सीधी सीधी भाषा में कहूं कि एंटी इनकम्बेंसी हो, या फिर जो पार्टी जिसको सत्ता से हटाना चाहती है। यानी कि मैं बात करूं विपक्ष की, तो विपक्ष क्या है कि सत्ताधारी पार्टी के बड़ा नैरेटिव को खड़ा, यानी कि सीधी बात आपको मैं बताऊं कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके बनिस्पत कोई बड़ा एक जनता को अपना एक प्रोजेक्ट प्लान पेश करे कि भाई हम अगर सत्ता में आए तो हम इनकी बजाय ये चीजें हम करके दिखाएंगे, और जनता के मन में वो चीजों का भरोसा उत्पन्न हो। यानी कि एक तरह यूं कहें कि जनता को विश्वास दिला पाए, जनता को कनेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे अगर 2024 की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से सरकार है तो जनता उससे कितनी नाराज है या इनकम्बेंसी, उसका परिणाम आपको पता ही नजर आ रहा है कि तरीके से राज्यों वार चुनाव होता है। और अभी भी जो वर्तमान के समझ लीजिए 5 से 3 हिंदी बेल्ट की बात करूं तो प्रीति जी आपको ये होगी कि ये एक हिसाब से आपके समझ लीजिए राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनको एक तरह का इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र का चुनाव बना दिया था, क्योंकि राज्य इकाइयों को इन्होंने पीछे करके और मोदी जी के गारंटी के ऊपर कहें या मोदी जी के चेहरे के ऊपर इन्होंने वोट मांगा। और वहां पे भी अगर इनको इतनी बम्पर जीत मिली तो इसका मतलब ये है कि जनता के मन के अंदर, और ये आप ये मान के चलिए हिंदी बेल्ट के लगभग 20 राज्यों के अंदर 3 राज्यों का अगर सैंपल अगर आप मानेंगे तो मेरे हिसाब से कोई छोटा सैंपल नहीं है, क्योंकि इन 3 राज्यों को अगर आप जोड़ के करेंगे तो आपको लगेगा लगभग आप 18 लाख लोगों का आप एक तरह का वर्जन ले चुके हैं। तो अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, जनता की नाराजगी तो नहीं है। और रही बात विपक्ष के नैरेटिव की, तो देखिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि विपक्ष की स्थिति आज कदाचित तो वही जो जिस तरीके से भ्रमित विपक्ष होता है, यानी कि कंफ्यूज विपक्ष वाली स्थिति है। और ये इस तरीके से अभी भी आप ये बताइए कि जो 5 राज्यों के चुनाव के अंदर जो मुद्दे विपक्ष लेकर के गया था उनमें आज ये कौन सी नया मुद्दा लेकर के आए, कौन सी नई बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ टीना कर्णवीर, कौन सा नया मुद्दा लेकर के आपकी पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरेगी? क्योंकि 3, हाँ ठीक है अनुमति हो तो ठीक है, बोलिए। हाँ, तो हमारे यहाँ कहा जाता है प्रीति जी कि जिस किसी मुद्दे के ऊपर एक बार जनता का वर्डिक्ट आ जाता है, जनता का जनादेश आ जाता है, तो उस मुद्दे को आप ये मान के चलिए जनता का उसके ऊपर निर्णय मान लिया जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इनका जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे इनका ये जो तमाम पिछले, चाहे राफेल का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे लेकर के 5 राज्यों के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर ये गए और जनता ने जो अपना जनमत दिया, यानी कि अपना जनादेश दिया, वहां पे ऐसा लगता है कि जनता उन मुद्दों को कनेक्ट नहीं किया, जनता ने उनको नहीं माना। लेकिन कांग्रेस कहूं या विपक्ष कहूं, तो अभी भी निरंजन पोद्दार जी। प्रीति जी मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके यहाँ पे जैसे 2-3 प्रसंग अभी उठे, मैं उन 2-3 बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कि पहली बात तो जिस तरीके से मैं जो बार बार कहता हूं, मेरी बात सबको अप्रिय लगती है कि विपक्ष जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, और वास्तव में पूछेंगे तो विपक्ष आज भी गलत बस पकड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जब भी देखो कहीं पे भी कोई डिबेट होती है, कोई चर्चा होती है, तो जो विपक्ष है वो कहता है कि 2019 के अंदर मोदी जी को 38% वोट मिले थे, बाकी 62% मोदी जी के खिलाफ मिले थे। अरे भाई, आप ये गलत बस फिर पकड़ रहे हो, क्योंकि आपको
पूरा एनालिसिस करेंगे, अगर आप अपने मतलब का एनालिसिस निकालेंगे तो आप ये मान के चलिए गलत स्टेशन पे पहुंचेंगे। और अब पूरा एनालिसिस ये है कि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्वयं 406 सीटों पे लड़ी थी, जिसमें से 303 सीटें जीती। और जी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 230 सीटों के अंदर 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी। यानी कि 224 सीटों का अगर मैं अनुमान मानूं तो वहां पे तो 62% और 38% का चैप्टर क्लोज हो गया। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों के अंदर ये सरकार चली है, जिसके अंदर धारा 370 का भी निवारण हुआ है, जिसके अंदर राम मंदिर का भी निवारण हुआ है, जिसके अंदर 3 तलाक का निवारण हुआ है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अंतिम व्यक्ति को, गरीबों को जो एक लाभकारी योजनाएं जो दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का वोट इसके अंदर इस बार बढ़ा है, घटा नहीं है। ठीक है निरंजन जी, एक सवाल मेरा है, राम मंदिर आपने कहा कि विपक्ष कंफ्यूज है, सब ठीक है, लेकिन आपके पास एक बड़ा युवा वर्ग है जो वोट करता है, उसे राम मंदिर से मतलब नहीं है, उसे नौकरी से मतलब है। क्या उस युवा वर्ग को राम मंदिर का नैरेटिव अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा? देखिए प्रीति जी, अगर मैं ये कहूं कि राम मंदिर के, केवल राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि केवल राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर आपको वोट नहीं मिलता। लेकिन जब आप बात करते हैं विकास की, और जब आप बात करते हैं कंपैरिजन की, यानी कि विपक्ष के पास, विपक्ष अपना कोई भी एक एजेंडा नहीं धर रहा, विपक्ष केवल और केवल एक ही एजेंडे पे काम कर रहा कि हमें मोदी जी को हटाना है। विपक्ष ये नहीं बता रहा कि हमें मोदी जी को हटाने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में हम क्या क्या करेंगे, आपको ऐसा क्या बेहतर देंगे जो मोदी जी आपको नहीं दे रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सारी चीजों को, यानी कि मोदी सरकार जो कार्य कर रही है उसके साथ जब राम मंदिर जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, अधेड़ हो, सबको देखिए, जो हमारे यहाँ एक आपको मानसिकता समझनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भारत की आत्मा को समझने में विफल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा प्रीति जी की जब जहां विदेशी आक्रांता पहुंचे, वहां उन्होंने 100-200 वर्षों के अंदर उस संस्कृति को तय बात करूं तो यहाँ पे 600 साल की गुलामी के बाद में भी लोगों ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। यानी कि भारत की आत्मा को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ भारतीय जनता की बात करके एक नई संस्कृति। निरंजन पोद्दार जी, क्या ये हो पाया जो खेमचंद जी बोल रहे हैं? देखिए प्रीति जी, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये खेमचंद जी जो बोल रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा इनके विपक्ष, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए तो थोड़ा सा मैं उनकी भूमिका में आ जाता हूँ कि जिस तरीके से खेमचंद जी कह रहे हैं हमारी ये योजनाएं, तमाम योजनाएं, देखिए प्रीति जी, यहाँ पे केवल और केवल अगर आप ये सोचें कि योजनाओं के दम पे चुनाव जीते जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी नहीं हारते, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 वर्षों के अंदर अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, और जितनी मतलब चाहे उनकी चिरंजीवी योजना हो, चाहे उनकी और बहुत सारी योजनाएं हैं, कि मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी को पुनर्सरकार बनानी चाहिए थी। तो खेमचंद जी एक तो इस वहम में ना रहे कि इन योजनाओं के दम पे ये चुनाव जीत रहे। हाँ, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि विपक्ष कंफ्यूज है, और विपक्ष का जो वार रूम और वॉरियर दोनों कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। एक चीज मैं यहाँ पे सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि 2024 की गाड़ी छूट चुकी है, और निश्चित रूप से 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा से पदार्पण कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अब 2024 के बाद में भारतीय जनता पार्टी को किसी विपक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2024 के बाद में भारतीय जनता पार्टी स्वयं के लिए शपथ बनेगी कि जिस तरीके से कांग्रेस का वजन इतना बढ़ गया था कि उसकी अपने लिए वो एक प्राण घातक साबित हुआ, तो वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वजन बढ़ रहा है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप एक चीज देखेंगे प्रीति जी, की जो भारतीय जनता पार्टी का, जिसको कहते हैं चाय से ज्यादा चाय की कितली में, भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल के और जिले के जो नेता है, वो आज मोदी जी से बड़े मोदी जी हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से नेताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर आज जो घमंड का संचार हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल एकदम कांग्रेसीकरण की पुनरावृत्ति हो रही है, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। और ये जो जिस तरीके से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज शीर्ष पे पहुंच चुकी है। जो मुझे इसका जवाब निरंजन पोद्दार जी फाइनल कमेंट। पहला युवा और किसान, इस सब का उत्थान किया जाएगा। राजनीति की
बात करें तो अब विपक्ष को ये सोच के चलना चाहिए कि 2024 की उसकी गाड़ी छूट चुकी है और उसको अब मेरे हिसाब से 2029 के लिए अपना वॉरियर भी तैयार करना चाहिए और अपना वार रूम भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और तमाम ऐसी नीतियां और या ऐसी रणनीति के ऊपर काम करना चाहिए कि ताकि 2029 तक कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक रूप से कुछ प्राणवायु मिल सके और वो पुनर्जीवित हो सके और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए दिखे। तो मेरा तो यही मानना है कि विपक्ष को मैं तो ये एक बहुत अच्छी सलाह देना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ और अपनी अपनी बातों को आपने साझा किया।